साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने प्यूरीन की बायोसिंथेसिस और उसका डिग्रेडेशन पढ़ लिया है, उसी के क्रम में अब हम पाइरिडीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे। और पाइरिडीन की जो बायोसिंथेसिस होती है, वो प्यूरीन के कंपैरिजन में बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूँगा, जिससे आपका प्यूरीन और पाइरिडीन दोनों की बायोसिंथेसिस जो है, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सिंथेसिस ऑफ द पाइरिडीन इज ए मच सिंपलर प्रोसेस कंपेयर टू दैट ऑफ प्यूरीन, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर कौन-कौन से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपका एस्पार्टेट होता है, ग्लूटामाइन का अमाइड ग्रुप होता है और CO2 जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एटम को इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाइरिडीन रिंग। तो यानी कि जो एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामाइन है और कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरिडीन रिंग जो होती है, ये आपकी पहले सिंथेसाइज होती है और उसके बाद इसको हम ले जाके राइबोस 5 फॉस्फेट पे अटैच करते हैं। अगर आपने प्यूरीन की बायोसिंथेसिस जो अभी हमने आपको लास्ट में पढ़ाया है, उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका PRPP का जो मॉलिक्यूल था, इसी के ऊपर आप रिंग बना रहे थे। यहाँ पर क्या होगा बेटा, पाइरिडीन की बायोसिंथेसिस में क्या है कि सपोज दैट तुम ऐसे समझो कि अगर आप ये रिंग बनाते हैं और जब ये रिंग बन जाएगा, उसके बाद हम लेकर जाएंगे PRPP पे जोड़ देंगे। ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि दिस इन द कंट्रास्ट टू द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, जहाँ पे हम प्यूरीन रिंग को बिल्ड करते थे अपॉन ए प्री एग्जिस्टिंग राइबोस के 5 फॉस्फेट पर। द पाथवे ऑफ पायनियर बायोसिंथेसिस अभी हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है, वो पहला स्टेप जो होता है, वहाँ पे ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड क्या करता है, अपना ट्रांसफर करता है अपने अमाइडो नाइट्रोजन को टू CO2 टू प्रोड्यूस कार्बामाइल फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज ATP डिपेंडेंट होता है और कैटलाइज्ड बाय साइटोसोमल एंजाइम, जो कि आपका कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम होता है। अब यहाँ पे एक दो चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले CO2 के साथ ग्लूटामाइन रिएक्ट करेगा और ये बहुत ही हाई एनर्जी वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपकी 2 ATP के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं और एटीपी जब भी किसी चीज की सिंथेसिस में, ये आपको मैंने बताया नहीं है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊंगा जहां पे हम एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए, दो तरीके की चीजें होती है। एक आपका एंजाइम होता है जिसको हम सिंथेज बोलते हैं और एक आपका सिंथेटेज होता है। ठीक है? तो जब भी सिंथेटेज वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन हुआ है तो एटीपी जो है वो आपकी कंज्यूम हुई, और किसी चीज को बनाने में अगर एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है, तब उस रिएक्शन को हम सिंथेज बोलते हैं। तो ये आपका एक बेसिक नॉमेनक्लेचर जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। जहां पे अगर आपकी एटीपी कंज्यूम हो रही है, तो जो आपका नॉमेनक्लेचर होगा उसमें हम क्या कहेंगे कि जो एंजाइम है वो आपका क्या है, सिंथेटेज है। ठीक है? तो ग्लूटामाइन जो होगा वो ग्लूटामेट के फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। और इस पूरे जो आपका मॉलिक्यूल था, CO2 जो मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर फॉस्फेट और अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, जो कि आपका कार्बामाइल फॉस्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जब आप इस कार्बामाइल फॉस्फेट को जब आप पढ़ते हैं, तो तुरंत ही आपको एक चीज और ध्यान आनी चाहिए, और वो चीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर करके रखा है। वो है यूरिया साइकिल। जब आप यूरिया साइकिल पढ़ते हैं, और नहीं अगर आपको ध्यान है तो एक बार जाके उसको पढ़िएगा और वहां पे चेक करिएगा, वहां पर भी आपको कार्बामाइल फॉस्फेट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट। बट डिफरेंस क्या होता है कि वो जो कार्बामाइल फॉस्फेट एंजाइम होता है, वो आपका फर्स्ट एंजाइम, उसको नॉमेनक्लेचर किया गया है, और यहाँ पर जो आपका एंजाइम है वो आपका सेकंड है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बामाइल फॉस्फेट जो आपका एंजाइम है, ये एक्टिवेटेड बाय द एटीपी, और PRPP जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, और इनहिबिट होता है आपके यूटीपी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो इसका प्रोडक्ट है, अगर मैं यूटीपी, यानी कि अगर पैरिडीन में क्या आएगा, आपका यूरेसिल आएगा, तो अगर आपके सिस्टम में यूटीपी प्रेजेंट होगा तो वो इसको इनहिबिट करेगा। कार्बामाइल फॉस्फेट जो आपका फर्स्ट होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, जो सिंथेसाइज करता है कार्बामाइल फॉस्फेट को फ्रॉम अमोनिया और CO2 से, जो अल्टीमेटली आपको यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे कवर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, और ये वाला जो आपका एंजाइम है बेटा, ये आपका साइटोसोलिक एंजाइम आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, कि ये आपके साइटोसॉल में एंजाइम है, और वो वाला जो बेटा एंजाइम था वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में था, और वो हम यूरिया साइकिल में पढ़ते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है कि हैव ओनली वन कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अर्जिनिन और पायरिमिडीन। कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो वहां पे दोनों के लिए सिमिलर एंजाइम होता है, चाहे वो पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस हो, और अगर आप यूरिया वगैरह की भी बायोसिंथेसिस में जाते हैं, तो भी वहां पे एक ही आपका एंजाइम होता है।
इसके बाद कार्बामाइल फॉस्फेट जो होता है वो कंडेंस हो जाता है एस्पार्टेट के साथ, जिससे ये कार्बामाइल एस्पार्टेट बन जाता है। ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है। यहाँ पे एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये आपकी थोड़ी सी रिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा। एस्पार्टिक एसिड को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, ये कहानी आपकी हो गई है। इसके बाद डाईहाइड्रोओरेटेज कैटालाइज करता है पायरिडीन रिंग की क्लोजर को विथ ए लॉस ऑफ द वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये रिंग अभी क्लोज नहीं हुई है, तो इसके लिए आपका डाईहाइड्रो ओरोटेज एंजाइम होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका वाटर को रिमूव करता है और इससे आपकी जो रिंग है वो आपकी क्लोज हो जाती है। राइट, इतनी स्टेप हमने समझ लिया। द थ्री एंजाइम, जो कि आपके पहला एंजाइम था, दूसरा एंजाइम था और तीसरा एंजाइम थे, आर द डोमेन ऑफ द सेम प्रोटीन। जब आप इसकी बहुत डिटेल स्टडी करेंगे तो ये आपके किसी एक प्रोटीन के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, तो हम इनको एक क्या कह सकते हैं, मल्टी फंक्शनल एंजाइम कह सकते हैं। मतलब तीनों एंजाइम ने तीन डिफरेंट काम किए। पहले एंजाइम ने क्या किया बेटा, पहले एंजाइम ने इसको ऐड करके यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि आपके कार्बामाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस कराया। दूसरे में हमने एस्पार्टेट कराया और तीसरे एंजाइम ने क्या किया, इसके रिंग को क्लोज करने का काम किया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि रिंग को क्लोज कौन कर रहा है, तो ये एंजाइम का नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपकी पायरिडीन की सिंथेसिस होती है, उसमें आपका NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओरोटेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आप क्वेश्चंस में भी आपने देखा था कि पायरिडीन सिंथेसिस जब आपने प्यूरीन पढ़ा तो वहां पे जो आपका मेन मॉलिक्यूल बन रहा था पहले, वो आपका आइनोसिन बन रहा था, याद आया। लेकिन यहाँ पर जो आपका बनता है वो आपका ओरोटेट बनता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ओरोटेट का मॉलिक्यूल बन जाता है। बाकी नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम देखते हैं। फिर आपका राइबोस 5 फॉस्फेट इज नाउ एडेड टू ओरोटेट टू प्रोड्यूस ओरोटेट मोनोफॉस्फेट यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे राइबोस 5 फॉस्फेट को लगाया गया है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए फास्फोरिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो कि आपका एचजीपीआरटी के तरीके सिमिलर होता है। जो आप एचजीपीआरटी पढ़ते हैं उसी के तरीके ये आपका ओरोटेट फास्फोरिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, ये भी आपका उसी के जैसे होता है। और ओएमपी जो होता है वो अंडरगो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन के साथ, जो कि आपका यूएमपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपका ओएमपी बन गया, पीआरपीपी को आपने लाया, इस पे अटैच कर दिया। अरे ये आपका पीआरपीपी क्या है भैया, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में है ना, राइबोस 5 फॉस्फेट है, वो आपका पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब आपकी रिएक्शन हुई तो आपका पायरोफॉस्फेट जो है वो बेटा आपका रिमूव हो गया और ये जो रिंग है ये ओएमपी के फॉर्मेशन में आ गया। फिर यहाँ से आपने CO2 को हटा दिया और जो स्ट्रक्चर बना वो आपका यूएमपी बनता है। तो याद रखिएगा इस पूरी प्रोसेस में जो आपकी कहानी बनेगी वहां पे यू यानी कि यूरिडिन फॉर पायरोफॉस्फेट जो होगा वो आपका बनेगा। फिर इसके बाद एक काइनेज, काइनेज आपको पता है नॉमेनक्लेचर जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं जहाँ पे एटीपी को हम खर्चा करते हैं उस रिएक्शंस को भी हम काइनेज फॉर्म में भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका काइनेज के फॉर्म में क्या होगा, एटीपी जो होगा वो आपका एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका यूएमपी था, मोनोफॉस्फेट था, अब ये यहाँ पे डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और फिर इसके बाद डाई को हम एक और एटीपी लगा के ट्राई में कन्वर्ट कर देंगे और ट्राई कन्वर्ट करने के बाद यू से हम सीटीपी बना लेंगे, यानी कि साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट बनेगा, जो कि आपका ग्लूटामाइन प्लस एटीपी की रिएक्शन होगी। और इसी तरीके से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यूडीपी जो होता है उसको हम डीऑक्सीयूरिडिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये याद रखिएगा। और डीयूपी जो होता है ये आपका डाईऑक्सी टीएमपी के फॉर्म में बनता है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख लीजिए कि जो आपका यूटीपी से आपने सीटीपी बनाया है वो आपका डायरेक्ट सीटीपी के फॉर्मेशन में हुआ है, लेकिन ये वाला जो आपका बना है ये आपका डीऑक्सी फॉर्म में बना है। और ये जो एंजाइम है ये आपका थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ी है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, सिंथेटेज नॉमेनक्लेचर में हम इसको बोलेंगे। कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे अगर आप ओरोटेट फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज और ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज जो होते हैं ये भी आपके एक ही डोमेन के दो प्रोटीन्स हैं, तो इनको भी हम बाई फंक्शनल एंजाइम्स बोल सकते हैं। और इस एंजाइम के डिफेक्ट से एक आपकी डिजीज होती है जिसको हम ओरोटिक एसिड्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर ओरोटेट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके इकट्ठा होते रहते हैं, जो अल्टीमेटली ओरोटिक एसिडूरिया जो आपकी डिजीज है उसको कॉज करते हैं। इसके बाद एटीपी डिपेंडेंट काइनेज रिएक्शन होगा, जो कि एएमपी को यूएमपी में कन्वर्ट करेगा और यूडीपी में कन्वर्ट करेगा, जो कि सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी यूएमपी टीएमपी। और मतलब अल्टीमेटली जितने भी आपके पैरिडीन होंगे उनका ये क्या होगा, प्रिकर्सर होगा। इसके बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो होगा वो कन्वर्ट करेगा यूडीपी को डीऑक्सी यूडीपी बाई, ये आपका थायरोरोडॉक्सिन डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, सिंथेटेज एंजाइम होगा, कैटालाइज करेगा ट्रांसफर ऑफ ए मेथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा N5 and 10 मिथाइलिन ट्राईहाइड्रोफोलेट से क्या बन जाएगा,
डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा। इसके बाद यूडीपी वाली कहानी होगी, एटीपी डिपेंडेंट काइनेज होगा जो कि आपका यूटीपी का फॉर्मेशन करेगा। बाकी इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस आपको दो चार की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपको कार्बामाइल फॉस्फेट को याद रखना है कि यहाँ पे यूरिया साइकिल से डिफरेंट है। ये जो एंजाइम है बेटा, ये मेरा साइटोसॉल में है, वहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में था। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिंग का निर्माण कर लेंगे, यानी कि हम रिंग बना लेंगे और उसके बाद लाके पीआरपी में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। दो की पॉइंट्स हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो यहाँ पे रिंग क्लोजर करने वाला स्टेप है, उसके लिए जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका एंजाइम है, कार्बामाइल स्पार्टेट के बाद डिहाइड्रो ओरोटेज होता है। और यहाँ पर जो आपका पायरिमिडीन के मॉलिक्यूल में जो आपका सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल बनता है, वो आपका ओरोटेट बनता है। ठीक है, ओरोटेट बनेगा। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, पीआरपीपी को लाके जोड़ देते हैं, और पीआरपीपी को लाके जोड़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ओएमपी का फॉर्मेशन होता है, और इसी के तरीके से हम रिंग क्लोज करते हुए यूएमपी बना लेते हैं, फिर डीपी बना लेते हैं। और बस हमको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका ट्राई आपका जो ये आपका टीएमपी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है, वो आपका डीऑक्सी फॉर्म में यहाँ पे यहाँ पे सिंथेसिस होता है। कहानी समझ में आ गई? अब ये कहानी हो गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर मैं साल्वेज पाथवे की बात करता हूँ, ये तो आपका नॉर्मल पाथवे हो गया, डिनोवो पाथवे से कैसे आपकी पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस होती है। अगर हम साल्वेज पाथवे की बेटा बात करते हैं, तो जैसे ही आपका पायरिमिडीन लाइक प्यूरिन कैन आल्सो द प्रिकर्सर इन द साल्वेज pathway to be converted to the respective nucleotide. This reaction is catalyzed by the pyrimidine phosphoryl transferase होता है, जो यूटिलाइज करता है पीआरपीपी को एज द सोर्स ऑफ द राइबोस 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको ये जानने की मेरी कहानी ये थी कि आपको ये भी जानना है कि साल्वेज पाथवे से भी पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस होती है। बाकी इसकी साल्वेज पाथवे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी आप टुकड़े टुकड़े में बेस लाएंगे और पीआरपी पर क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो ये आपका बेसिक पाथवे हो जाएगा। रेगुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो जो आपका मेन एंजाइम है बैक्टीरिया में, जो आपका एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिलेज होता है, कैटालाइज करता है फर्स्ट स्टेप इन द पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिलेज ये आपका मेन एंजाइम होता है, जो कि आपका रेगुलेटिंग एंजाइम होता है। गुड एग्जांपल ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म से ये आपका कंट्रोल होता है बाय द एंड प्रोडक्ट, जो कि आपका सीटीपी होता है। यानी कि आपको पहले ही मैंने बता दिया, सीटीपी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो जाके इसको इनहिबिट कर जाएगा। इन सर्टेन बैक्टीरिया यूटीपी आल्सो इनहिबिट करता है, करता है एटीपीकेस को। एटीपी हाउएवर स्टिमुलेट करता है एटीपीकेस एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिलेज कार्बो ट्रांसकार्बोमाइलेज, ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकंड जो होता है, ये भी आपका रेगुलेटरी एंजाइम होता है फॉर द पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस इन द एनिमल्स। इट इज एक्टिवेटेड बाय द पीआरपीपी और एटीपी। ऑब्वियस सी बात है, पीआरपीपी कहेगा भैया चलो बना लो, एटीपी कहेगा बना लो, लेकिन जब आपके सिस्टम में यूडीपी और यूटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, इस स्टेप पे अगर आपका यूडीपी प्रेजेंट है, तो क्यों इस पूरे प्रोसेस को आप एक्टिव कराओगे। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज जो होता है, वो भी आपका इनहिबिटेड होगा यूएमपी और सीएमपी, और आल्सो कंट्रोल करते हैं पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस को। तो कोई कंफ्यूजन नहीं आई। इसी तरीके से अगर हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं, जैसे हमने प्यूरिन का जो डिग्रेडेशन हमने कराया, तो वहां पर जो हमको मिला बेटा, वहां पे हमको यूरिक एसिड मिला। और यूरिक एसिड से जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कौन सी डिजीज हो रही थी, गाउट हो रहा था। गाउट के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा केमिकल यूज कर रहे थे, एलोप्यूरिनॉल यूज कर रहे थे। एलोप्यूरिनॉल किसको इनिबिट कर रहा था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। तो ये तीन चार कहानी है बेटा, याद रखिएगा, तुरंत आपके टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है, ये कहानी हो गई। अगर हम पायरिमिडीन के डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड अंडरगो सिमिलर रिएक्शन, जो कि आपको डिफॉस्फोराइलेशन, जो कि आपके प्यूरिन के केस में आपको देखने को मिलता है, जिससे आपके बेसेस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जो बेस होते हैं उनको डिग्रेड किया जाता है हाईली सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, जो कि आपका बीटा एलेनिन या बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट होता है। बस ये प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, प्रोडक्ट के नाम याद रखिएगा, क्योंकि प्यूरिन के प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पायरिमिडीन का क्वेश्चन पूछ ले कि पायरिमिडीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आप उसको टुकड़े में तोड़ते हैं, या उनका जब आप डिग्रेडेशन करते हैं, तो आपका कौन सा मॉलिक्यूल आपका बनता है, तो हम क्या आंसर करेंगे, बीटा एलेनिन बनेगा, राइट। और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट बनेगा। दीज आर द अमाइनो एसिड्स होते हैं विच अंडरगो ट्रांसएमिनेशन एंड अदर रिएक्शन टू फाइनली प्रोड्यूस। अल्टीमेटली जो बनेगा वो आपका एसिटिल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो यानी कि जो की प्रोडक्ट होते हैं वो आपका बीटा एलेनिन होता है। बाकी इनसे भी ज्यादा अगर आप इनको तोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपके एस्टाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन आपका करते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर हम पैरिमिडीन की बायोसिंथेसिस के डिसऑर्डर की बात करें, जो अभी हमने ओरोटिक एसिडूरिया की बात की है, ये आपका रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटिक एसिड जो होते हैं वो यूरिन में आने लगता है, सीवियर एनीमिया होता है, रिटार्डेड ग्रोथ होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम जो कि अभी हमने चर्चा किया ओरोटेट फास्फोरिल ट्रांसफरेज या डी कार्बोक्सिलेज की वजह से होती है और ये आपका बाइफंक्शनल एंजाइम है। अब इसको ठीक कैसे करोगे? तो फीडिंग डाइट रिच इन द यूरिडीन और साइटिडीन इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। दीज कंपाउंड प्रोवाइड फास्फोराइलेशन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए मतलब कुल मिला के उस चीज को एक्टिव करते हैं और कार्बामाइल बिसाइड दिस यूटीपी इनहिबिट करता है कार्बामाइल सिंथेसिस सेकंड एंड ब्लॉक करता है ओरोटिक एसिड की सिंथेसिस को। तो बस आपको इतना याद रखना है ये आपकी एसिडूरिया डिजीज होती है जिसमें आपके यूरिन में ओरोटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ओरोटिक एसिड जो होता है वो आपके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके यूरिन में आने लगते हैं। इसी तरीके से एक और सिंड्रोम है जिसको हम रीस सिंड्रोम बोलते हैं ये आपका कंसीडर एज ए सेकेंडरी ओरोटिक एसिडूरिया इसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट ए डिफेक्ट इन द ऑरिथिन ट्रांस कार्बोक्स कार्बोमाइलेज ऑफ यूरिया साइकिल cause the accumulation of carbamyl phosphate this is then converted to the increased synthesis and excretion of orotic acid भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मोर लेस दोनों ही चीजें जो होती हैं वो सेम होती है बस एंजाइम के डिफेक्ट का नाम याद रखना है। इसको समझ सकते हो कि ये प्राइमरी तरीके से आपका ओरोटिक एसिडूरिया है जो कि आपका जो एंजाइम है वो आपका ओएमपी डिकार्बोक्सिलेज की वजह से हुआ है और जो दूसरा वाला है उसमें ट्रांस कार्बो अमाइलेज की वजह से जो आपकी दिक्कत आ रही है अगर आप यहाँ पे समझना चाहें ट्रांस कार्बोक्सी अमाइलेज कहीं पे लिखा होगा ट्रांस कार्बोक्सी अमाइलेज ओरोटेट तो ये वाली कहानी हो गई। ठीक है, ट्रांस कार्बोक्सी अमाइलेज अभी तो यही देखा था ये एस्पार्टेट था वो आपका ओरोटेट। ट्रांस कार्बोक्सी अमाइलेज जो होता है वो आपका डिफरेंट एंजाइम है जो कि अल्टीमेटली इसको रेगुलेट करता है यूरिया साइकिल के थ्रू। तो वो एक अपनी एक अलग स्टोरी होती है तो उसकी कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये आपके यूरिया साइकिल का एंजाइम होता है तो किस तरीके से यूरिया साइकिल जो होता है वो आपके इस पर्टिकुलर पाथवे को भी रेगुलेट करता है वो आपके इंटरलिंक्ड है तो आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं होना बस आपको ये याद रखना है कि भैया एक री सिंड्रोम है जो कि आपके पायरिमिडीन की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन आप हमेशा याद रखिएगा डिग्रेडेशन ऑफ द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन से अल्टीमेटली आपके क्या बनते हैं। तो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस से आपका यूरिक एसिड बनता है और पायरिमिडीन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यूरिया ये आपके लेलेंजर में लिखा हुआ है तो ये की पॉइंट्स भी याद रखिएगा और ऑप्शन में यूरिया रखा है पायरिमिडीन के केस में तो आप उसको भी वहां पे टिक कर सकते हैं। राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ ले। अब इसके बाद जो हमने कुछ चीजें और थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी है तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कुछ आपके इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के बारे में। तो जब हमने कल प्यूरिन की बायोसिंथेसिस स्टार्ट की थी तो वहां पे डिग्रेडेशन स्टार्ट किया था तो वहां पे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स बने थे जो कि आपका यूरिक एसिड था और कौन कौन एक्सक्रीट करता है इसका भी एक चार्ट आपका लेलेंजर में बना है तो मैंने सोचा इसको आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो यूरिक एसिड में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम याद रखते हैं और प्राइमेट्स में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एलेंटोइन जो है ये आपके मोस्टली मैमल्स में आपको देखने को मिलता है। एलेंटोड जो होता है ये आपके बोनी फिशेस में होता है ये भी आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनी फिश किस चीज का एक्सक्रीशन करती है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और यूरिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके एम्फीबिया कार्टिलेजिनस फिशेस वगैरह में होता है और अमोनिया जो होते हैं वो आपके मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो बस ये एक साझा था मतलब एक चार्ट है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद बहुत सारी कीमोथेरेपिक एजेंट्स होते हैं जो टारगेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस को कैसे टारगेट करते हैं वो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। कैंसर सेल्स ग्रो कर रही होंगी तो डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा। डीएनए आरएनए बन रहे होंगे तो आपके न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस हो रही होगी। तो अगर हम उस स्टेप को ब्लॉक कर दें तो भी हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अब इन सारे जो ड्रग्स आपके अवेलेबल हैं उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं। इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है द फर्स्ट सेट ऑफ एजेंट इंक्लूड कंपाउंड दैट इनहिबिट ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफरेज। रिकॉल दैट ग्लूटामाइन इज ए नाइट्रोजन डोनर इन एटलीस्ट हाफ ऑफ ए डजन रिएक्शन इन न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस में। ग्लूटामाइन आपका नाइट्रोजन डोनर है तो उसका जो की एंजाइम होता है ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफरेज उसको इनहिबिट अगर कर दिया जाए तो भी कहानी बन जाएगी। द बाइंडिंग साइट फॉर ग्लूटामाइन एंड द मैकेनिज्म बाय विच अमोनिया माइन एक्सक्रीटेड आर क्वाइट सिमिलर होते हैं। मोस्ट आर स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय ग्लूटामाइन के जो एनालॉग होते हैं वो आपके एजासिरिन और एसिविसिन होते हैं। ये आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो एजासिरिन जो होता है ये कैरेक्टराइज बाय बुकनैन एक साइंटिस्ट है इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। was the one of the first example of mechanism based enzyme inactivator। सुसाइड इनएक्टिवेटर का ये एग्जांपल है। जब आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको सुसाइड इनहिबिटर सुसाइड इनएक्टिवेटर की कहानी मिलती है तो ये उसका एक एग्जांपल है। और
एक्टिविसिन प्रॉमिसिंग ए कैंसर कीमोथेरेपिक एजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एजासिरिन और एसिवेसिन ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर हैं और उसके अंदर किसको इनहिबिट करते हैं, ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफरेज के क्या करते हैं, इनहिबिटर होते हैं। तो ये कहानी आपको याद रखनी है। इसके बाद अदर यूजफुल टारगेट जो आपके फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं उसमें आपका थाइमिडाइलेट सिंथेस को भी इनहिबिट किया जाता है या डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जो कि सेलुलर पाथवे फॉर थाइमीन की सिंथेसिस के लिए होते हैं। इसका जो इनहिबिटर होता है ये आपका फ्लोरोयूरेसिल होता है, इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपिक एजेंट होता है। फ्लोरोयूरेसिल इटसेल्फ इज नॉट एन एंजाइम इनहिबिटर इन द सेल, साल्वेज पाथवे वाज कन्वर्टेड टू द डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को इसमें बनाता है जो कि इसको इनहिबिट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका इनहिबिशन ऑफ एफडीयूएमपी जो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म बेस्ड एंजाइम इनएक्टिवेशन हो जाता है। और अनदर प्रोमिनेंट कीमोथेरेपिक एजेंट जो है वो आपका मेथोट्रेक्सेट है, जो हमने इसके पहले चर्चा किया था। ठीक है। डाइहाइड्रो रिडक्टेज का इनहिबिटर होता है। बाकी यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा। ये देख लीजिए, ये आपके एजासरीन हो गया, एसिविसिन हो गया और ये आपका ग्लूटामाइन हो गया। ठीक है। तो ये चार्ट में आप याद रखिएगा किसके इनहिबिटर है, ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफरेज के इनहिबिटर है, अल्टीमेटली आपके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर होते हैं। बाकी फोलेट के एनालॉग जो होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी पाए जाते हैं। ठीक है। For enzyme, the enzyme bind methotrexate with about 100 times higher affinity with dihydrofolate। और इसी तरीके आपका एक एंजाइम, एक आपका इनहिबिटर है जिसको हम अमाइनोप्टेरिन बोलते हैं, जो कि आपका इसी तरीके से एक्टिविटी करता है। अमाइनोप्टेरिन अगर आपको याद आया होगा, आपने इसको कहाँ पढ़ा था बेटा, कहाँ पढ़ा था यार? अमाइनोप्टेरिन जो था वो हमने कहाँ पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था जब हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में इसका आप कहानी पढ़ते हैं तो वहां पे हम अमाइनोप्टेरिन यूज करते हैं और अमाइनोप्टेरिन से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किस पाथवे को इनहिबिट करता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बता के याद करवाई है, तुरंत आपको याद आना चाहिए, डीएनए लिख लेना। ए से अमाइनोप्टेरिन हो जाएगा और डीएन से क्या हो जाएगा, डिनोवो पाथवे का ये क्या होता है, इनहिबिटर होता है। ठीक है। तो ये कुछ इनहिबिटर्स के चार्ट है, इसको बस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और आपका इनहिबिटर जो आपका न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का होता है, मतलब ये आपके कैंसर ट्रीटमेंट के अलावा कहाँ-कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें आपका जो आपका फास्ट ग्रोइंग सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा में भी यूज़ करते हैं। ट्राइमेथोट्रोपिज्म, ट्राइमेथोप्रिम जो होता है ये भी आपका एक एंटीबायोटिक होता है, जिसको ये पर्टिकुलर एलियन और हिचिंग्स ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। जो कि बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इनहिबिटर होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन यूरिनरी और मिडिल ईयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में हम करते हैं। इसके अलावा जो आपका पैरासिटिक प्रोटिस्टा होता है, जो कि आपका ट्रिपैनोसोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस इसको बोलते हैं। इसमें ये पाथवे नहीं होता है फॉर द डिनोवो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस एंड आर रेयर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एजेंट एंड दे इंटरफेयर विद देयर scavenging of nucleotide from the surrounding environment using salvage pathway. Allopurinol and several similar purine analog have shown promise for the treatment of African trypanosomiasis। याद रखिएगा, एलोप्यूरिनॉल जो कि हमने गाउट में पढ़ा है, ये इसका ट्रीटमेंट हम ट्रिपैनोसोमा में भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सेम इफेक्ट को शो करते हैं, बस आपको इतनी कहानी आपको याद रखनी है, बाकी बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई, बाकी कुछ हमने यहाँ पे डिजीज के नाम समझ लिए हैं। ठीक है, बस उनको आपको याद रखने हैं, डिजीज के नाम और एंटीबायोटिक्स के नाम। ठीक है, अमाइनोप्टेरिन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। बाकी ये आप देख सकते हैं कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं। ये आपका जो आपका इनहिबिटर है, जो आपका ये मेथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर ये है, फ्लोरोयूरेसिल आपका ये है और ट्राइमेथोप्टेरिन ये है। ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट, अमाइनोप्टेरिन और ट्राइमेथोट्रोपिज्म, ट्राइमेथोप्रिम, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके इस स्टेप के ब्लॉक होते हैं, यानी कि आपके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करते हैं। थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को फ्लोरिडिल यूरेसिल या एफडीयूएमपी जो होता है वो इसको ब्लॉक करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, सीरीन हाइड्रोक्सी मेथाइल ट्रांसफरेज को, ये आपके एचएफ से इसको जाने में यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो ये जो 3 रिएक्शन जो होती है ये आपस में इंटर कन्वर्टेड होती है। तो 2 के केस में हमको इनहिबिटर पता है। मोस्टली जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं, चाहे वो आपका मेथोट्रेक्सिन हो, ट्रेक्सेड हो, चाहे वो आपका अमाइनोप्टेरिन हो और चाहे आपका ट्राइमेथो
प्रिज्म है। ये तीनों ही मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के इनहिबिटर होते हैं। याद रखिएगा, फॉलिक एसिड याद आया, मैंने आपको बताया था उस पूरी बायोसिंथेसिस में फॉलिक एसिड जो था वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो कि आपका एक विटामिन है, को फैक्टर के तरीके से कार्य कर रहा था। ठीक है, को एंजाइम कह सकते हो। ठीक है, जो कि जब पूरे रिएक्शंस में आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को गेन कर रहा था, उसी के क्रम में आपका जो एक और आपका मॉलिक्यूल है जो कि आपका एफडीयूएमपी को इनहिबिट करता है, जो कि आपका थाइमिडाइलेट सिंथेज होता है। ठीक है, तो बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसकी शुरुआत हमने इस 3 लेक्चर से पहले स्टार्ट किया था और अब हम उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। तो हालांकि इसका आंसर तो हमको मिल ही गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है कि बायोसिंथेसिस ऑफ बोथ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बिगिन विद राइबोज 5 फॉस्फेट एंड प्यूरिन और पाइरिमिडिन रिंग्स आर बिल्ड ऑन इट। तो ये तो आपका गलत बात हो गया। बाकी फर्स्ट प्यूरिन जो आपका सिंथेसिस होता है वो आपका आइनोसिन होता है, और फर्स्ट पाइरिमिडिन जो आपका बनता है वो आपका ओरोटिडिन होता है। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। और टीएमपी के बारे में जो हमने हाईलाइट किया कि ये जो आपका सिंथेसाइज होता है ये आपका डीऑक्सी फॉर्म में होता है। यही क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया। और आपका जो एंजाइम होता है ये आपका थाइमिडाइलेट सिंथेटेज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 221 है और आंसर जो बन गया वो आपका 881 हो गया। तो आशा है कि ओवरऑल अब हमने प्यूरिन और पैरिमिडिन को डिटेल में कवर कर लिया है। अब आपको कहीं पर समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे बातें को बताइएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुल मिला के हमने तीनों बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ लिया, प्यूरीन पढ़ लिया, पायरिमिडीन पढ़ लिया। अगर मैं मोटा-मोटा आपको बताऊँ जो आपको याद रखना है, प्यूरीन वाला पूरा याद रखिएगा। इनका जो आपकी डिग्रेडेशन हुआ, जहाँ पे आपकी गाउट वाली स्टोरी हुई वो याद रखेंगे। और पायरिमिडीन वाला तो सिमिलर था ना भाई, बस आपके 2 स्टेप में हमने रिएक्शन किया, थोड़ा-सा इसमें यूरिया साइकिल से कंपैरिजन हो गया, उसको हम देख लिए। ओरोटेट का मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि आपका बीच में बनेगा। ठीक है, यही आपका की होगा, यहाँ पे आपका आइनोसिन होगा। ठीक है, और ओरोटेट जब आपका इकट्ठा हो जाता है यूरिन में, तो आपका ओरोटेट एसिडूरिया एक आपकी डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसी में आपका रेस सिंड्रोम आ गया, उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे डिजीज के आपके ड्रग्स के बारे में जान लिया, एजासिरिन पढ़ लिया, एसिवेसिन पढ़ लिया। बाकी जितने भी आपके फोलेट, मेथोट्रेक्सेट, अमाइनोप्टेरिन, इन सब के जो आपके इनहिबिटर्स हैं उनको पढ़ लिया। बस उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, सुबह शाम देखते रहेंगे और क्वेश्चन आएगा तो तुरंत हम इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने लेवल पे हम इन चीजों को ब्रॉड पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बुक्स का मैंने कंटेंट लगाया था, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट थे उतने चीजों को मैंने समेटने का प्रयास किया है। ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। अगर आप किसी भी बुक से अगर आप उठा के पढ़ोगे बेटा तो समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बारे में भी हम वहां पे चर्चा करेंगे। बाकी एजासिरिन और एसिवेसिन का जो एक्शन है ये आपके ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफरेज के इनहिबिटर होते हैं और कुछ आपके फोलेट के इनहिबिटर होते हैं। तो जो फोलेट के इनहिबिटर है वो आपके मेथोटेरेक्सेट है, अमाइनोप्टेरिन जो कि हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, और ट्राइमेथोट्रिम जो है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा एफडीयूएमपी का जो इनहिबिटर है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोरोयूरेसिल हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आप अपने लेवल पे इसको देखिएगा, कहीं पर कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।